हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने भूखंडों का विभाजन पढ़ा जिसमें हमने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। यह संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन व एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो एशिया का नंबर पहले पर आता है। उसके बाद आपका अफ्रीका आता है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका चौथे नंबर पर आता है बड़े महाद्वीपों में। और ये किस पर स्थित है? तो सबसे बड़ी जो नदी है आपकी अमेज़न, जो आपने सुना होगा, सबसे बड़ी नदी कहलाती है। और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है जिसे हम एंडीज़ के नाम से जानते हैं, तो उस पर ये स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। या अमेज़न नदी कहाँ पर स्थित है, तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर हम इसकी स्थिति व विस्तार की बात करें, तो 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसमें भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन-कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं, तो भूमध्य रेखा और जो मकर रेखा है, वो दोनों ही रेखाएँ इसके बीच से गुजरती हैं, किससे? दक्षिण अमेरिका से। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है। इसका दक्षिण किनारा सुदूर केप हॉर्न कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पश्चिम इसके प्रशांत महासागर आता है। अगर आप मैप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है। अगर इसका दक्षिण किनारा देखिए, सबसे लास्ट वाला, सबसे नीचे जो किनारा है इसका, वो केप हॉर्न कहलाता है। इसके प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो 13 से 14 देश हैं इसमें प्रमुख रूप से। ठीक है, कुछ देशों के नाम जान लेते हैं। जैसे अर्जेंटीना जो है, फुटबॉल की टीम आपने सुनी होगी, तो वहीं की है। ब्राज़ील भी वहीं का है। इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला, चिली, बोलिविया, ये सारे प्रमुख देश हैं दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, इनके नाम याद रखना कुछ के। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला, चिली और बोलिविया इसके प्रमुख देश हैं। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें, तो यहाँ जनवरी माह में ग्रीष्मकाल व जुलाई माह में शीतकाल होता है। दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है वो गर्म एवं आर्द्र है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है इंडिया का। जैसे इंडिया में क्या रहता है कि जनवरी के टाइम में बहुत सर्दी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जनवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और जुलाई के माह में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, जबकि अपने यहाँ पे जुलाई माह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है इंडिया का। दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है वो कैसी है, तो गर्म एवं आर्द्र है। अब हम वनों की बात कर लें, फॉरेस्ट की बात करें, तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एबोगनी, महोगनी व लॉगवुड के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ब्राज़ील की बात करें, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही आता है वो, तो यहाँ पर कैसे ब वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एबोगनी, महोगनी व लॉगवुड के वृक्ष भी पाए जाते हैं। खनिजों की अगर हम बात करें, मिनरल्स की, ब्राज़ील व वेनेजुला से लौह अयस्क, बोलिविया में टिन, ब्राज़ील में मैंगनीज़ व बॉक्साइट, गुयाना व सूरीनाम में बॉक्साइट, चिली में तांबा व सोडियम नाइट्रेट व पेरू में सिल्वर निकाला जाता है। मतलब हर देश से कुछ ना कुछ निकलता ही है यहाँ पे मिनरल्स की, अगर बात करें महाद्वीप की। ठीक है, तो इस महाद्वीप में ब्राज़ील व वेनेजुला की बात करें तो यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है। बोलिविया की अगर हम बात करें तो वहाँ से टिन मिलता है। ब्राज़ील में मैंगनीज़ व बॉक्साइट मिलता है। गुयाना व सूरीनाम में बॉक्साइट मिलती है। चिली में तांबा निकाला जाता है और सोडियम नाइट्रेट निकाला जाता है। व पेरू में सिल्वर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख खनिज हैं। अगर हम प्रमुख पशुओं की बात करें कि कौन-कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कौन से प्रमुख पशु हैं दक्षिण अमेरिका के, तो पिग्नहा, टैपिर, आर्माडिलो, एनाकोंडा आदि, ये ठीक है, ये प्रमुख पशु हैं। ठीक है, इनके नाम आपने नहीं सुने होंगे। एनाकोंडा का सुना होगा आपने, मूवीज़ वगैरह आती रहती हैं इसकी। ठीक है, तो पिग्नहा, टैपिर, आर्माडिलो, एनाकोंडे आदि यहाँ के प्रमुख पशु हैं। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो गेहूँ, जौ, मक्का, जई, कपास व गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अर्जेंटीना में गेहूँ, ब्राज़ील में मक्का, गन्ना व कपास उगाई जाती हैं। ठीक है, कॉफ़ी भी काफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, फेमस है ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। तो ये प्रमुख फसलें हो जाएँगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से 2 गुना है, ठीक है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका का दुगना है, ठीक है, अफ्रीका। इस महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान व सबसे लंबी नदी नील नदी पाई जाती है। यह महाद्वीप विश्व के लोगों से काफ़ी समय तक अपरिचित रहा, इस कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। मतलब काफ़ी टाइम तक इसके बारे में पता नहीं था लोगों को, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है, जो लगभग 11 देशों से अपनी सीमा बनाता है, ठीक है? यहाँ की जो जलवायु है, वो आर्द्र एवं गर्म है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, तो आर्द्र एवं गर्म है। स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर समान रूप से फैला है। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा है, इसे बीचों बीच से काटती है, तो ऊपर भी उतना ही हिस्सा रहता है जितना नीचे रहता है। ठीक है, तो समान रूप से बांट देता है।
यह चारों तरफ से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है। माउंट किलिमंजारो उच्च शिखर है। अगर हम देखें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है यहाँ का, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो इसका उच्च शिखर है। इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस का नाम आपने सुना होगा काफ़ी, ठीक है। जो एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है। तो इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में डेकेंसबर्ग पर्वत शिखर है। और इसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो नील नदी, जायरे कांगो एवं नाइजर नदी और जामेजी नदी, ठीक है। ये सारी प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें नील नदी जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद जारे कांगो नदी जो है आपकी, जो नाइजर नदी है, और जो जामेजी नदी है, ये प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है इसके बारे में कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला है। भूमध्य रेखा दोनों तरफ से इसे बीचों बीच में से काट देती है, ठीक है। यह चारों तरफ से सागरों और महासागरों से बटा है। अगर उत्तर की बात करें तो भूमध्य सागर आता है, पूर्व की बात करें तो हिंद महासागर, पश्चिम की बात करें तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो है वो इसका उच्च शिखर है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, तो एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में कौन सा स्थित है, तो डकेंसबर्ग पर्वत शिखर स्थित है। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो नील नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी और जायरे नदी। जलवायु की बात करें कि जलवायु कैसी है यहाँ की, तो उष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म एवं नर्म है। यहाँ सूर्य की किरणें बरस भर सीधी पड़ती हैं। इथोपिया संसार का सबसे गर्म स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। आपने देखो सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ दिखते हैं आपको, तो अफ्रीका के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें रहती हैं हमेशा, इसलिए उष्ण कटिबंध में ये आता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए जो जलवायु होती है वो गर्म होती है और नर्म होती है। यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं वो बरस भर सीधी पड़ती हैं। और इथोपिया यहाँ पर स्थित है, और इथोपिया जो है वो संसार का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। जलवायु की बात हो गई। वनों की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ कांगो बेसिन में रबर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखी प्रदेशों में नारियल, पश्चिम अफ्रीका और नाइजीरिया में ऑयल पाम, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में डेट पाम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ के जो रेगिस्तानी वाला जो एरिया है उसमें डेट पाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, खजूर वगैरह जो है उसके पौधे बहुत मिलते हैं, ठीक है। नाइजीरिया और जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ पर ऑयल पाम काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कांगो बेसिन में आप चले जाएँ तो रबड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी फेमस है। जितनी ज़्यादा गर्मी, तो कुछ इलाकों में बारिश भी बहुत होती है जो रेगिस्तानी नहीं है, ठीक है। तो खेती वेती के लिए भी ठीक है। नारियल नारियल जो है, खजूर वगैरह, इनके लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो वनों की बात हमने कर ली। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूँ, मक्का, चावल और कसाबा आदि हैं, ठीक है। तो गेहूँ, मक्का, चावल, कसाबा ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कॉफ़ी, कपास, मूंगफली भी यहाँ पर पैदा की जाती है। यहाँ के मुख्य फल केला, पपीता, नींबू, संतरा व अंगूर हैं, ठीक है। प्रमुख फलों की बात करें तो उसमें केला आ जाता है, पपीता आ जाता है, नींबू, संतरा, अंगूर, ये प्रमुख फल हो जाएंगे यहाँ के। प्रमुख पशुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रमुख पशु भैंस, गोरिल्ला, चिंपांजी, चीता व मगरमच्छ हैं, ठीक है। तो सिंपल से ही है, पशु फसलें तो आप सेम ही लिख सकते हैं जो इंडिया की हैं, ठीक है। तो प्रमुख पशु कौन से हो जाएंगे, तो भैंस, गोरिल्ला, चिंपांजी, चीता और मगरमच्छ। तो अफ्रीका के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसका एक ही देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही देश देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें तस्मानिया की ज़मीन व छोटे छोटे महाद्वीप है, ठीक है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे महाद्वीप देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के नीचे हिस्से में, ठीक है। तस्मानिया एक देश है और छोटे छोटे महाद्वीप है, ठीक है। तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। पूरा नाम क्या है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं। इसमें एक ही देश आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसमें तस्मानिया की ज़मीन व छोटे छोटे महाद्वीप आ जाते हैं। स्थिति व विस्तार की हम बात करें तो यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में एक ही देश स्थित है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि 12 डिग्री से लेकर 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ फैला है, तो 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला है। इसके मध्य में मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। जो मकर रेखा है वो इसे बीचों बीच से काटती है। इसके पश्चिम में हिंद महासागर तथा इसका 2/3 भाग रेगिस्तानी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन सिर्फ इसका 2/3 भाग है सिर्फ रेगिस्तानी, ठीक है। अगर हम इसके पश्चिमी भाग की बात करें, ठीक है, तो वो पूरा रेगिस्तानी है। जहाँ पर विक्टोरिया करके एक रेगिस्तान है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो यहीं पर स्थित है। 2/3 भाग इसका रेगिस्तानी है, ठीक है। इसके जो छोटे छोटे जो शहर हैं जहाँ पर आप मैच वगैरह अगर आप देखते हैं, सिडनी है, कैनबरा है, ये सारे कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सारे पूर्वी साइड में स्थित हैं। जो पूर्वी साइड की एक रेखा अगर आप लाइन कर देंगे ना, तो वहाँ पर ये सारे स्थित हैं, ठीक है। इसके पश्चिम में हिंद महासागर व इसका 2/3 भाग रेगिस्तानी है जो शुष्क हवाओं द्वारा निर्मित है। मरे डार्लिंग बेसिन प्रमुख मैदानी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिन आता है, मरे डार्लिंग नदियों का जो बेसिन है वो यहाँ का प्रमुख मैदानी भाग है, जो कि दक्षिण साइड में इसके स्थित है, ठीक है। तो ये स्थिति एवं विस्तार की बात होगी। वनों की अगर हम बात करें
अगर हम वनों की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ के प्रमुख वृक्ष बांस, पाम, यूकेलिप्टिस व कॉरी हैं। यहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्रों में अकेसिया व साल्ट वुड्स नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो प्रमुख वृक्षों में आ जाता है आपका बांस, पाम और यूकेलिप्टिस और कॉरी। ठीक है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में अकेसिया व साल्ट वुड्स जो है, साल्ट वुड्स नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। खनिजों की बात करें तो कोयला, लोहा अयस्क, सोना, सोने की भी एक दो खाने हैं यहाँ पर। ठीक है, लोहा अयस्क भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है। पशुओं की बात करें तो कंगारू काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा कंगारू। ठीक है, तो कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबर्रा और एम्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? प्रमुख पशु हैं। ठीक है, कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबर्रा और एमस जो है वो यहाँ के प्रमुख पशु हैं। लायरे बर्ड भी यहाँ का प्रमुख पशु है। विभिन्न प्रकार के तोते व पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लायरे बर्ड भी क्या है? यहाँ का प्रमुख पशु है और विभिन्न प्रकार के तोते हैं, कई सारे पक्षी वगैरह हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फसलों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना व फल हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण नाशपाती, संतरा, सेब व अन्य फल भी पैदा किए जाते हैं। जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहाँ पर ज़्यादातर फल पैदा किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो गेहूँ, चावल, गन्ना, फल जो हमारे यहाँ पर होती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसके कारण यहाँ पर नाशपाती, सेब, संतरा, अन्य फल भी पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो 6 महाद्वीप अपने कंप्लीट हो गए, एक बचा है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो पूरी तरीके से ये दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल आसपास स्थित है। ठीक है, और पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ कभी पहुँचती नहीं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर शुष्क, तेज एवं बर्फीली हवाएं चलती, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं बर्फीली। ठीक है, तो कोई भी जा नहीं पाता जल्दी यहाँ पर। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है अगर क्षेत्रफल की हम बात करें। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बाद 5वें नंबर पर यही आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। भारत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। अगर भारत जैसे 4 देश और जोड़ दिए जाए ना, तब जाके इसके बराबर पहुंच पाएंगे। इसकी खोज कब हुई? तो 1920 में इसकी खोज हुई, मतलब सबसे लास्ट में इसकी खोज की गई है। ठीक है, 1920 में। स्थिति व विस्तार की अगर हम बात करें, इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल गर्मियों में 142 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु सर्दियों में इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। सर्दियों में 2 गुना कैसे हो जाता है? क्योंकि जो पानी होता है समुद्र का वो भी जम जाता है और वो भी इसी के क्षेत्रफल से जुड़ जाता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है वो सर्दियों में 2 गुना हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जल भी जमकर इसके सीमा क्षेत्र को बढ़ा देता है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्वी अंटार्कटिक और पश्चिमी अंटार्कटिक। ठीक है, जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है वो इसे क्या करता है? महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित कर देता है, पूर्वी अंटार्कटिक और पश्चिमी अंटार्कटिक। जलवायु की बात करें तो सभी महाद्वीपों से ठंडी जलवायु है यहाँ की, क्योंकि बर्फीली हवाएं चलती हैं काफ़ी तेज़ी से, जिसके कारण इसकी जो जलवायु है काफ़ी ठंडी है। वनों की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें तो बर्फ से ढके होने के कारण वनस्पति यहाँ पर नगन है, मतलब वनस्पति देखने को नहीं मिलती। सामान्य रूप से यहाँ पर मॉजेस और लाइकेन के पौधे पाए जाते हैं। यह अधिकतर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है। वहाँ पर घास और फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा जहाँ पर ठीक होता है तापमान, थोड़ा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। ठीक है, सामान्य होता है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं मॉसेस और लाइकेन। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ फूलों वाले पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये वनों की बात हमने कर ली। प्रमुख पशुओं की बात करें तो कुछ कीड़े मकोड़े व छोटे पशु अंटार्कटिक महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। ज़्यादातर ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य पक्षी पेंगुइन है, जो उड़ नहीं सकता, सिर्फ चलता है। पेंगुइन का आपने देखा ही होगा, चलता रहता है। तो कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह छोटे जो पशु होते हैं वो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। और जो प्रमुख पक्षी है यहाँ का वो है पेंगुइन, जो कि उड़ नहीं सकता। ठीक है, खनिज की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में कोयला, लोहा, तांबे के भंडार हैं। यहाँ पेट्रोलियम भी विद्यमान है। ठीक है, मतलब है तो सारी चीज़ें, लेकिन इनमें से कभी भी किसी का दोहन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली हवाएं, अत्यधिक शीत व बर्फ़ की मोटी चादरें बिछी हुई हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर तूफान वगैरह आते रहते हैं, जिससे इन खनिजों का दोहन मुश्किल है। ठीक है, कि इनका दोहन किया जा सके, क्योंकि इतनी तेज़ सर्दी हवाएं चलती हैं कि लोग जम जाते हैं उसमें। ठीक है, अगर जाते भी हैं तो मर जाते हैं, तो इस चक्कर में इसका कभी दोहन नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, तो ये खनिजों की बात हो गई। प्रमुख पशु भी हमने देख लिए। तो 7 महाद्वीप की हमने बात कर ली, खनिजों की बात की, उनके प्रमुख पशुओं की बात की, प्रमुख वनस्पतियों की बात की। ठीक है, उनके विस्तार की बात की। तो 7 महाद्वीप के बारे में हमें चीज़ें पता चल गई हैं। अगर क्वेश्चन आता है किसी भी महाद्वीप से संबंधित कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में बताइए, तो आप पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के बारे में बताएंगे कि 2/3 क्षेत्र जो है इसका रेगिस्तानी है। पूर्वी भाग में ही सारे जो प्रमुख शहर हैं इसके बसे हुए हैं। ठीक है, फिर खनिजों के बारे में बता सकते हैं,
कृषि के बारे में बता सकते हैं, कृषि प्रधान देश है, खनिज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हेडिंग लिख सकते हैं आप। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मानचित्र देखते रहना, मैप देखते रहना, उसकी हेल्प से पढ़ते रहना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि महासागर क्या है कि आप बना बना कर भी लिख सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि किस महाद्वीप के किस साइड में कौन सा महासागर आ रहा है। हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है, भारत के किस तरफ है, अफ्रीका से किस तरफ है, अटलांटिक महासागर अफ्रीका के पश्चिम में है कि पूर्व में। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो आप अच्छे से चीज़ों को लिख पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।